यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन लॉ के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं। तो इट इज होल्ड सोलर सिस्टम, जो आपका सोलर सिस्टम है जितना भी, उसको होल्ड है वो किस वजह से है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। सेकंड आपका इट होल्ड्स एटमॉस्फेयर अराउंड ऑफ, आपके आसपास का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो एक सिस्टम से क्यों चल रहा है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। थर्ड बोला है टाइड एंड डेप्थ आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, जो भी ये भी होता है किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि फ्री फॉल ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। फ्री फॉल होता है आपका बेटा कि अगर दो ऑब्जेक्ट को, मैं आपको समझा देता हूं, पहले डेफिनेशन बाद में दिखाता हूं आपको। अगर फ्री फॉल होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट को अगर सेम हाइट से छोड़ा जाता है, भले ही उनका मास अलग अलग हो, एक का ज्यादा हो एक का सेम हो, तो वो जब नीचे पहुंचेंगे सरफेस पर तो सेम डिस्टेंस तो सेम होगी ही, जब सेम हाइट से छोड़ा जा रहा है तो सेम टाइम लेंगे, यानी सेम टाइम लेंगे। जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मिनट पंखा बंद कर दूं ना। ये दो ऑब्जेक्ट हैं बल्कि इनका मास सेम है। अगर मैं इसको एक साथ छोड़ता हूं तो क्या होगा, इनमें एक हाइट है, वो क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी आर ई प्लस एच का स्क्वायर, क्या हो जाएगी आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला 1। अब आप देखोगे, आप जानते ही हो आल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, आपका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो A इक्वल टू किसके है, G, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, F इक्वल टू m इंटू जी, या mg डायरेक्ट लिख दो आप, mg क्या लिख दोगे, mg, और यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ओके बेटा, mg। ये आपका क्या हो गया सेकंड फॉर्मूला। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, क्या करोगे, इन दोनों को कंबाइन करोगे, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट है आपका F, तो F की जगह हम F की वैल्यू लिख देंगे जो यहाँ पर F के फॉर्मूले में दी हुई है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू ग्रेविटी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू ग्रेविटी इक्वल टू G, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, आर ई प्लस एच का स्क्वायर, आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप जब स्मॉल जी का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या करोगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट चला जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा कांस्टेंट जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ये आपका निकल के आ गया स्मॉल जी का फॉर्मूला। क्या आ गया निकल के, स्मॉल जी का फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो मेरे को डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टा की लिंक होगी मेरे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू। दोनों साथ में पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक को राउंड कर देता हूं, दबा देता हूं, ऐसा कर देता हूं इस शेप में, और इसका शेप क्या है, यही है, स्ट्रेट है। अब मैं इनको दोनों को साथ में छोड़ता हूं तो आप देखोगे कि जो मैंने शेप गोल कर दिया था वो जल्दी नीचे पहुंच गया, और बल्कि
ये ऐसे ऐसे वेव की तरह धीरे धीरे जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर इस पर एयर क्या कर रहा है, एयर इसको रोक रहा है नीचे जाने से। जबकि ये कब वर्क करेगा? जब एक वैक्यूम वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम इसमें क्रिएट कर दूं मैं, तो भले ही इसका शेप ये रहे, इसका ये रहे, अगर मैं इन दोनों को साथ में छोड़ूंगा तो ये कब पहुंचेंगे? एक साथ नीचे पहुंचेंगे। ये मास पे डिपेंड नहीं करता, मास पे इंडिपेंडेंट रहता है, मास से इनका कोई लेना देना नहीं है। आप उस पर यूट्यूब पर सर्च करना, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा तो कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाएगा। आप सर्च करना कि फ्री फॉल इन वैक्यूम, तो आपको वीडियो मिल जाएगा अच्छे से देखने के लिए। जैसे कि आप इनका तो मास सेम ही है, मानो ये एक लोहे का है और ये प्लास्टिक का है। आप लेना सेम लेंथ हो उसकी और सेम रेडियस हो, दो पाइप लेना, एक लोहे का लेना, एक प्लास्टिक का लेना। तो उसमें क्या होगा बेटा, जो लोहे का पाइप रहेगा ना उसका मास ज्यादा रहेगा, और जो प्लास्टिक का पाइप रहेगा उसका मास क्या रहेगा? कम रहेगा। तो उनको आप छोड़ोगे ना तो वो एक साथ नीचे पहुंचेंगे, एक साथ क्या होंगे? नीचे पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि उनकी दोनों की रेजिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि सेम क्या है? उनकी लेंथ है और सेम रेडियस है। बल्कि मास का इन दोनों से इससे कोई लेना देना नहीं रहता। तो इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं आपको फ्री फॉल की। फ्री फॉल ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में बेटा, फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम एनी हाइट under the influence of gravitational force only. It is known as free fall. In the case of free fall, no change of direction takes place, but the magnitude of velocity changes because of acceleration this acceleration act because of the force of gravitation and is denoted by small v. This is called
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डेफिनेशन आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम एनी हाइट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। किसमें? अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होना चाहिए? वहां पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा। इफ इट इज नो एज फ्री फॉल। इसको किस नाम से जानते हैं? फ्री फॉल के नाम से जानते हैं। इन द केस ऑफ फ्री फॉल no change of direction take place, but the magnitude of velocity changes because of acceleration. This acceleration act because of the force of gravitation and it denoted by g. ये किसकी वजह से एक्ट करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्ट करता है। क्योंकि जब आप ऊपर से किसी चीज को ड्रॉप करोगे तो नीचे के जब आएगी ना वो, तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्योंकि नीचे जैसे जैसे नीचे आएगी ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा तो वेलोसिटी भी ज्यादा होती चली जाएगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बेटा जानेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो मैं आपसे बोलूं यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि पिछली डेफिनेशन में हमने देखा, इसको किससे? स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। क्या होता है? द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी due to gravitational force of earth, force of earth is called acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, जो आपकी जी की वैल्यू होती है 9.8, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर मैं आपसे बोलूं कि so that acceleration due to gravity g is independent of mass of object, so that acceleration due to gravity g independent of mass of object। मास का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये मास से क्या होती है? इंडिपेंडेंटली होती है। जैसे कि मैंने आपको ड्रॉप करके बताया था, मास कितना भी हो सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगी सरफेस पर। अगला है यहां पर पॉइंट आपका रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड
स्मॉल जी। ये मैं आपको अभी निकाल के बताऊंगा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है। थर्ड बोला है यहाँ पर आपसे फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सो दैट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट, ये हम कर चुके। सेकेंड है रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। थर्ड बोला है उसने फॉर्मूला ऑफ जी। तो जब आप कैपिटल जी और स्मॉल जी में कंपेयर करोगे तो आपका स्मॉल जी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ओके जैसे कि यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है अर्थ, ये क्या है अर्थ, और ये इसका है क्या है सेंटर मास ऑफ अर्थ। और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, क्या है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ। ये इसकी क्या है रेडियस आर ई, अर्थ के रेडियस को आर ई से डिनोट कर दिया। और दोनों के सेंटर के बीच की क्या है जो हाइट है उसे क्या बोलेंगे डिस्टेंस। ये क्या है एच। ओके ये क्या है एच। और इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सलेशन को ए से डिनोट करते हैं, ग्रेविटी है तो ए इक्वल टू जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए इक्वल टू जी हो जाएगा। आपने जैसे कि फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का देखा था ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके दोनों ऑब्जेक्ट के मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं जी क्या है आपका कांस्टेंट एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर तक जितनी भी हाइट है वो क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगी आर ई प्लस एच का स्क्वायर। क्या हो जाएगी आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया फॉर्मूला 1। अब आप देखोगे आप जानते ही हो आल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ आपका फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। क्या होता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो A इक्वल टू किसके है जी ग्रेविटेशन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे F इक्वल टू m इंटू जी, या एम जी डायरेक्ट लिख दो आप एम जी। क्या लिख दोगे एम जी, और यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके बेटा एम जी। ये आपका क्या हो गया सेकंड फॉर्मूला। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, क्या करोगे इन दोनों को कंबाइन करोगे, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या है आपका फर्स्ट है आपका एफ। तो एफ की जगह हम एफ की वैल्यू लिख देंगे जो यहाँ पर एफ के फॉर्मूले में दी हुई है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रेविटी इक्वल टू जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आर ई प्लस एच का स्क्वायर, आर ई प्लस एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप जब स्मॉल जी का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या करोगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मास ऑफ ऑब्जेक्ट चला जाएगा। तो आपका क्या बचेगा यहाँ पर आपका बचेगा कांस्टेंट जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में
RE प्लस H का स्क्वायर। ये आपका निकल के आ गया स्मॉल जी का फॉर्मूला। क्या आ गया निकल के? स्मॉल जी का फॉर्मूला। जैसे कि बेटा बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर ये तो आपने बता दिया कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है अर्थ से ऑब्जेक्ट की, तो ये फॉर्मूला होगा। अगर अर्थ के सरफेस पर है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? अर्थ के सरफेस पर, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तब फॉर्मूला क्या होगा? तो बेटा कोई चेंजेस नहीं आएगा उसमें, बस इतना सा चेंज आएगा कि स्मॉल जी आपका वैसे फॉर्मूला ये निकल के आया था जी, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या था? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, सरफेस पर है, तो आप सिर्फ क्या क्या करोगे यहाँ पर? जी रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है उसके सरफेस तक की, जो कि डिस्टेंस है आपकी रेडियस। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो उसको क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ will be equal to the earth equal to the radius of earth, because the distance of object is negligible in comparison of the radius of earth। क्या कर देते हैं? उसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके बेटा।